एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों का अंडरस्टैंड इंडिया का पेपर है। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर में देखिए जो सवाल पूछा जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, जो 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें 15 मार्क्स वाले देखिए बेसिकली जितने सवाल हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ से कवर करा दिए जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा आपको हमारा, जहाँ पर आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। इसके बाद कोई भी अपडेट आएगा तो वहाँ पे आपको सबसे पहले शेयर किया वो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले सवाल पूछा सकता है कि एनालाइज द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, यानी भारत में देखिए जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ था उसके क्या कारण थे, इसका आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो ये सवाल पेपर में 15 नंबर का आएगा, तो 15 नंबर का आपको सवाल छोड़ना नहीं है। तो इसी तहत बताया वो पहले कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति बताई गई है कि बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में हुआ था इनका। बौद्ध धर्म की जो पवित्र पुस्तक ने विभिन्न भाषा और स्कूलों में जो दार्शनिक और सैद्धांतिक साहित्य का खजाना तैयार किया है। पूर्व राजकुमार यानी जो सिद्धार्थ थे द्वारा स्थापित, जिन्होंने बाद में ज्ञान की तलाश में अपने परिवार को त्यागा, उन्हें बुद्ध और उनके दर्शन को क्या कहा गया था, बाद में बौद्ध धर्म कहा गया था। बौद्ध धर्म की जो मूल शिक्षा यह है कि जीवन के सभी कष्ट इच्छाओं के कारण होते हैं, यानी अगर आपके जीवन में इच्छा है तो ही आपके कष्ट है, अगर इच्छा नहीं है तो जीवन में कोई भी कष्ट नहीं है। और दुख को समाप्त करने के लिए इच्छाओं का त्याग करना हमेशा क्या आवश्यक पड़ता है, यानी अगर आपको जीवन में अगर आप अपनी इच्छाओं को क्या त्याग देते हैं तो आपको जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होगा। ये बौद्ध धर्म के हिसाब से बताया गया है। अगला पॉइंट है हमारे पास है कि महान अष्टांगिक मार्ग यानी 8 जो नियम दिए गए हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुयायियों के जीवन और नैतिकता का मार्गदर्शन करते हैं, का पालन करके आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर हम बात की जाए हम इन 8 मार्गों को अपना के अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का मानना है कि सभी कार्य या तो पुरस्कार या फिर प्रतिशोध लाते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म में उतना व्यापक नहीं है, भारत में उतना व्यापक नहीं है, जबकि इसकी उत्पत्ति जो है इसने भारत की संस्कृति को कई तरीके से प्रभावित किया है। 6ठी जो शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बीच अंतर संबंध ने बौद्ध धर्म के उदय को क्या किया था, जन्म दिया था। अब बौद्ध धर्म के उदय के राजनीतिक और जो आर्थिक कारण थे उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बौद्ध जो भी स्रोत मिले उनके अनुसार जो महाजनपद के समय में जिनका नाम जन जाति के रखा गया, जो कि एक विशेष स्थान पर बसे थे, लेकिन उनके निवास स्थान के बारे में बहस का विषय भी है क्योंकि वे लोग अपने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे और तेजी से क्या करे, विस्तारित आगे बढ़ रहे थे, जगह कैप्चर कर रहे थे। तो 16 महाजनपद थे, अर्थात अंग थे, मगध थे, व्रजी थे, मल थे, काशी थे, कौशल थे, वत्स थे, कुरु थे, पंचाल थे, गांधार थे और अवंती। इस प्रकार टोटल हमारे पास थे। अब अगला बताइए, आइए हम इन महाजनपद की चर्चा करते हैं। जो शक्तिशाली राजतंत्र या गंगा संघ और शक्तिशाली राज्य या फिर जो कह सकते हैं हमारे पास सरदार थे। पहला पॉइंट बताया हुआ था गंगा संघ के बारे में बताया हुआ है कि गंगा संघ के जो कुल, क्षत्रिय और कुलों के जो मुखिया है संयुक्त रूप से सभाओं के आधार पर एक क्षेत्र पर शासन करते थे। इसलिए गंगा संघ जो है एक क्या होता था, सामंतवादी समाज बनाने में क्या करता था, उसके उद्देश्यों में सभाओं के माध्यम से समाज को नियंत्रित करने का एक तरीका मिलता था। और गठित जो सभाएं थी वो वंशानुगत यानी खानदानी से नहीं होती थी। कुछ महत्वपूर्ण जो गंगा जो संघ थी हमारे पास, व्रजी हो गए, मल हो गया और आदि चेदी थे। इन विभिन्न जो गंगा संघों के बीच एक बड़ा अंतर यह भी था कि ये सभी कुछ राज्यों के विपरीत अपरंपरागत विचारों के लिए बहुत खुले यहाँ पर नहीं थे, ये इनका मानना था। अब अगला हमारे पास देखिए साम्राज्य। इस पॉइंट के थ्रू बताया हुआ है कि गंगा संघ के विपरीत इन राज्यों पर वंशानुगत शासकों का शासन था, जिसके कारण अत्यधिक शक्तिशाली थे और उन्हें परमात्मा के प्रतीकों रूप में देखा जाता था। मुख्यतः क्या हुआ, मुख्य जो शक्ति राजा के पास होती थी, जिनके जो निर्माण जिसके निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय माने जाते थे। एक राजा के पास चीजों को व्यवस्थित करने, मदद करने और विभिन्न विकल्पों पर सलाह लेने के लिए कई मंत्री होते थे, लेकिन अंत में जो निर्णय लेने का पावर था वो सिर्फ राजा के पास था और राजा का एकाधिकार यहाँ होता था। कुछ राज्य मगध, कौशल, अवंती आदि थे। इन राज्यों के जो राजा थे मुख्यतः वो क्षत्रिय थे। तो 6ठी यहाँ पर बताया हुआ है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में इन क्षेत्रों के लोगों के विचारधारा को गंभीर रूप से प्रभावित किया गया। राज्यों के उद्भव और विकास ने कबीलों की वफादारी को कमजोर करना क्या क्या शुरू कर दिया। इससे जो गंगा संघ बेसिकली वो सबसे पहले कमजोर हुआ और राज्य मजबूत होते चले गए।
राजाओं को भी दिव्य के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है और इसलिए इनके लिए बलिदानों का जो महत्व है वो बढ़ गया और आम जनता के लिए भी ऐसा हुआ। इन बलिदानों में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान वो बलिदान थे। इनमें से लगभग जो सभी यज्ञ थे उनमें ब्राह्मण द्वारा किए गए थे और इनमें ब्राह्मणों और राजाओं को जो क्षत्रिय थे के बीच एक लाभदायक यहाँ पर समझौता स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ बताया हुआ है, इस प्रकार दोनों ने समाज में सर्वोच्च पदों पर आसीन होने के बाद सत्ता पर एकाधिकार जमा लिया। इसी समय उपमहाद्वीप धीरे धीरे दूसरे शहरीकरण के दौर की ओर आगे बढ़ रहा था। दूसरा किसान द्वारा पैदा किया गया अधिविशेष की वृद्धि में बिना शहरीकरण संभव नहीं हो सकता था, जिनका तकनीकी प्रगति यानी लोहे के उपयोग से गहरा संबंध था। उपजाऊ दलदली भूमि में पेड़ों को काटने के लिए बड़े पैमाने पर लोहों का उपयोग किया जाता था यहाँ पर और इस प्रकार उस भूमि को खेती के अधीन लाया जाता था। और खेती के तहत क्या होता, जो भूमि थी हमारे अधिनियम के रूप में, भूमि में वृद्धि का मतलब यानी उच्च उत्पादन यानी ज्यादा हमारे प्रोडक्शन हो सकता था, जिससे जो कह सकते हैं जो अधिशेष था वो उत्पन्न होता था और यह अधिशेष एक बड़ी आबादी को क्या करता समर्थन करता था, जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, जनसंख्या में हमें काफी वृद्धि देखने को मिली थी। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर कि लोगों ने विशेषता हासिल करना शुरू कर दिया था और ऐसे व्यापार की आवश्यकता थी जो गैर कृषकों को भोजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करे। इस प्रकार लोग वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर तेजी से निर्भर हो गए, जिसने व्यापारिक समुदाय वैश्यों का महत्व बढ़ा दिया। वे सभी कारक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन को यहाँ पर दर्शाया जाता था। अगला पॉइंट है यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन यह बिल्कुल नया धर्म जानता विशेषकर निचली जाति समूह के बीच लोकप्रिय क्यों होने चला, क्योंकि इस जो सवाल का जवाब सवाल में ही है कि जाति व्यवस्था जो थी उन महत्वपूर्ण कारकों में एक थी जिसमें बौद्ध धर्म के लोगों के बीच में इसे बेहतर बनाया गया था। अगला पॉइंट हमारे पास है मठवासी जो हमारे पास व्यवस्था है। बुद्ध ने अपना संदेश सरल प्राकृतिक भाषा में यानी जो भाषा हमारे पास प्राकृतिक भाषा में फैलाए जाने रखने की कोशिश की। भारत की बोली जाने वाली भाषा थी। बौद्धों ने एक ऐसी प्रणाली का पालन किया जिसमें जो भी बौद्ध भिक्षुक है अनुशासन की एक मानक जो कैसे कोड है या फिर नियम है उनका पालना करेंगे। एक आम नेता का पालना करते थे और मठों में एक साथ रहते थे। भिक्षुकों ने मठ के नेता का चयन किया। समय प्रभाव के साथ धीरे धीरे इस मठवासी व्यवस्था को हिंदू धर्म में भी अपना लिया गया। फिर प्रकृति के प्रति यह सम्मान देखने को मिलता है, यानी बौद्ध भिक्षु होते हैं वो शिक्षा अहिंसा और प्रकृति और पशु जो जीवन है हमारे पास की पवित्रता और उसकी सुरक्षा पर जोर देती है। इसमें अहिंसा परमो धर्म के पथ को यहाँ पर लोकप्रिय माना गया है। तो ये ला पॉइंट लिख लीजिएगा। अगला सवाल है देखिए कि डिस्कस द सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका आपको क्या करना है यहाँ पर विवेचना करना है। तो सबसे पहला ही विशेषता देखिए हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान में से एक आता है। तो भारत का संविधान एक लिखित और एक विस्तृत संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद है और 12 टोटल अनुसूचियां इसमें है, जिसमें 25 भागों में इसे विभाजित यानी विभक्त किया हुआ है। जब अब तक इसमें 100 से अधिक यानी संशोधन यानी अमेंडमेंट हो चुके हैं। भारत के संविधान को विश्व का सबसे विस्तृत संविधान कहा जाता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान में जो 7, चीन के संविधान में 138 और जापान के संविधान 103 तक कनाडा के संविधान में 197 अनुच्छेद है। इस संविधान के अनुसार भारत को एक ऐसी प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य आदि यहाँ पर विशेषकर घोषित किया जाता है, ये बताया हुआ है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा लिखित, और ये क्या होता है सबसे बड़ा विस्तृत संविधान हमारे पास है। फिर अगला है देखिए यहाँ पर इकहरी नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप का नियम है। जैसे बहुत सारे देश है जहाँ पर आप ड्यूअल सिटीजनशिप रख सकते हैं, दोहरी नागरिकता, लेकिन हमारे भारत में देखिए सिंगल सिटीजनशिप का नियम है। अमेरिका जैसे संघात्मक शासन राज्य में नागरिकों के पास दोहरी यानी ड्यूअल सिटीजनशिप का आपको मान्यता है, लेकिन एक और नागरिक अपनी इकाई राज्य का ही नागरिक है और दूसरा संघ का। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत का नागरिक संघ या केंद्र दोनों का ही नागरिक है। कश्मीरी, गुजराती, मद्रासी जो कह सकते हैं पंजाबी सभी भारतीय नागरिक है। यह इकाई नागरिकता भारतीय संविधान को एकात्मक भावना का यहाँ पर प्रमाण बताता है। फिर अगला पॉइंट हमारे पास है कि संयुक्त जो चुनाव प्रणाली तथा वयस्क मताधिकार का भी हमें अधिकार दिया गया है। अंग्रेजी शासन काल में भारत में जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली लागू किया गया, हिंदू मतदाता हिंदू चयनित करते थे, मुसलमान करते थे। संविधान ने यह सांप्रदायिक चुनाव जो है देखा गया कि समाप्त कर दी। अब किसी भी क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। सभी संप्रदायों के लोग मतदान यहाँ पर करते हैं। प्रत्येक मतदाता उस क्षेत्र में खड़े होकर किसी भी उम्मीदवार को यहाँ पर मत दे सकता है, मत दे सकता है। मना किया गया। वैश्य मताधिकार का अर्थ है कि कम से कम आपका जो उम्र होना चाहिए वोट देने का वो 18 से ऊपर ही होना चाहिए। 18 या 18 से ऊपर है तो ही आप लोग वोट दे सकते हैं, वरना वोट यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास है अंततः। यहाँ बताया हुआ है कि कठोर तथा
असंत लचीला संविधान हमारा। भारतीय संविधान कठोर तथा लचीले संविधान का मिला जुला एक रूप है। एक और तो उनके राज्यों में नाम बदलने, अनेक सीमाओं में परिवर्तन करने, नए राज्यों का यहाँ पर गठन करने, भारतीय नागरिकता का नियम यहाँ पर सुनिश्चित करने आदि के मामले में संसद को साधारण बहुमत से संशोधन की शक्ति दी जाती है। दूसरी ओर राष्ट्रपति निर्वाचन के तरीके केंद्र तथा राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्रों में यहाँ बताया गया कि मामले सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शक्तियों का यहाँ पर आधार बनाया गया है। अगला पॉइंट बताया हुआ कि दूसरी और राष्ट्रपति निर्वाचन के तरीके केंद्र तथा ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। दो संसद में शेष मामलों में जो संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन किया जाता है और संशोधन यह प्रक्रिया जो ब्रिटेन के संविधान से हमने उठाई है और इस तरह अथवा अपना सरल तथा लचीलापन होने के कारण इसे संयुक्त अमेरिका के संविधान जितने कठोरी से माना गया है। अगला हमारे पास है जो संसदीय हमारे पास शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि एक संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें अपर हाउस और राज्यसभा और लोअर हाउस हमारे पास जो हमारा कह सकते हैं लोकसभा है। इसमें बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष होता है। शासन इसके नाम पर चलता है, परंतु शासन का कोई वास्तव में प्रधानमंत्री अपने जो मंत्रिमंडल उनका कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे सलाह मशवरा किया जाता है। प्रधानमंत्री तथा उसका जो मंत्रिमंडल है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं पर यदि मित्रमंडल का जो कह सकते हैं हमारे पास या फिर कहा जाए विधानमंडल में बहुमत के समर्थन खो बैठे हो तो प्रधानमंत्री सहित सारे मंत्रिमंडल को यहाँ पर त्याग देना पड़ता है। ये इसके कुछ कैसे दिक्कत है। अगला पॉइंट बताया हुआ है धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। राज्य की दृष्टि से देखा जाए कि राज्य की दृष्टि में सब जो कैसे धर्म समान हमें मानने गए हैं। नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म मानने का अधिकार दिया गया है। आपको यहाँ पर जो धर्म मानना भाई मान सकते हैं। और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक मामले हुए हैं या फिर इसमें 25 से लेकर 28 तक ये आपको सारा का सारा जो हमारे आर्टिकल है उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य विनोबा भावे जिसके आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बताइए उनकी जीवनी के बारे में और उनके विचारों पर आपको टिप्पणी करने बोला गया है। तो क्या आप इस सवाल को नहीं लिख सकते हैं? भाई एकदम लिख सकते हैं आप लोग। पहले इनके बारे में डिटेल जान लीजिए, इनकी जीवनी थोड़ी जान लेते हैं, फिर हम इनके विचारों पर भी चर्चा करेंगे। तो आचार्य विनोबा भावे यानी इनका पूरा नाम पूछा जाए तो विनायक नरहरि भावे, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं विनोबा भावे, का जन्म 11 सितंबर 1895 को गोगोड़े बॉम्बे जो प्रेसिडेंट वर्तमान में जो महाराष्ट्र में उनका जन्म वहां हुआ था। पिताजी का नाम नरहरि शंभू राव था और माताजी का नाम रुक्मणी देवी था। इनके बारे में संक्षिप्त परिचय करें तो ये विचारों से अहिंसक और स्वतंत्रता के कार्यकर्ता, समाज सुधारक और आध्यात्मिक शिक्षक थे। महात्मा गांधी के गुस्साई अनुयायी होने के नाते विनोबा भावे ने अहिंसा और समानता के अपने जो सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने अपने जीवन गरीबों और दलितों की सेवा को समर्पित कर दिया और उनके अधिकारों के लिए वो खड़े हुए। आप उनको मालूम होगा एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार आपको शायद नाम याद होना चाहिए। विनोबा भावे वर्ष 1958 में रमन मैगसेसे जो पुरस्कार प्राप्त करने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे। उन्हें 1983 में मरणोपरांत भारत को जो सर्वोच्च हमारे नागरिक सम्मान है उनसे भी उन्हें सम्मानित किया गया। अब गांधी जी से उनके जुड़ाव के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। विनोबा भावे ने 7 जून 1916 को गांधी जी से मुलाकात की और उनके आश्रम में निवास किया। गांधी जी की शिक्षाओं ने भावे को भारतीय ग्रामीण जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित जीवन जीने की ओर अग्रसर किया। फिर आश्रम के एक अन्य सदस्य जिनका नाम था मामा फड़के ने उन्होंने विनोबा एक पारंपरिक मराठी जो विशेषण है जो महान सम्मान का प्रतीक है उनको यह नाम दिया था। फिर 8 अप्रैल 1921 को विनोबा भावे गांधी के निर्देशों के तहत जो वर्धा में एक गांधी आश्रम को प्रभार लेने के लिए वर्धा वहां गए थे। फिर वर्धा में उन्होंने अपने प्रवास के दौरान वर्ष 1923 में अपनी मराठी की एक मासिक जो महाराष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया जिसने उपनिषदों पर निबंध छापे गए थे। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और विशेष रूप से जो आयातित विदेशी वस्तुओं के स्थान पर जो भी हमारे देश स्वदेशी वस्तु उनका उन्हें आह्वान किया। खादी का कटाई करने वाले चरखों का उपयोग किया और दूसरों से ऐसा करने का आग्रह किया। और परिमाण से क्या हुआ जो कपड़े का कह सकते बड़े पैमाने जो मंगाते थे हम लोग वो पूरा उत्पादन घट गया। वर्ष 1932 में विनोबा भावे को 6 महीने के लिए धुलिया जेल भेज दिया गया क्योंकि उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया गया था। कारावास के दौरान उन्होंने अपने साथी कैदियों को भगवत गीता के विभिन्न विषयों पर मराठी में समझाया। धुलिया जेल के उनके द्वारा गीता पर दिए गए सभी व्याख्यानों को एकत्र किया गया और बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया।
फिर वर्ष 1940 में उन्होंने गांधी जी के द्वारा जो ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी पहली व्यक्तिगत सत्याग्रह सामूहिक कार्रवाई के बजाय सत्य के खड़े होने वाले व्यक्ति के रूप में चुना गया। 1920 और 1930 के दशक में भावे जी को कई बार बंदी बनाया गया तथा ब्रिटिश शासन के दौरान अहिंसक प्रतिरोध के लिए 40 के दशक में 5 साल की सजा भी दी गई थी। उन्हें आचार्य की जो सम्मानित उपाधि उनसे नवाजा गया था। फिर सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका पर बताया हुआ है कि उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए दिशा में अथक प्रयास किया। गांधी जी द्वारा सत्यापित उदाहरणों से प्रभावित होकर उन्होंने उन लोगों का मुद्दा उठाया जिन्होंने गांधी जी द्वारा हरिजन कहा जाता था। उन्होंने गांधी जी के सर्वोदय शब्द को, जिसका अर्थ सभी के प्रति सभी के लिए प्रगति करना है, इनके नेतृत्व में 1950 के दशक के दौरान सर्वोदय आंदोलन में विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया गया, जिनमें प्रमुख सबसे ज्यादा भूदान आंदोलन। अगर बात की जाए वर्ष 1951 तेलंगाना के जो हमारे पास पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे जीविकोपार्जन के लिए लगभग 80 एकड़ भूमि जो प्रदान करने का अनुरोध किया। 1951 में पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने अपने जीवन पालन के लिए जो अनुरोध किया। अच्छा, ये 2 बार हमें रिपीट हो गया। तो बिनोबा भावे ने गांव के जमींदार को आगे आने और हरिजनों को संरक्षित करने के लिए कहा। उनके बाद एक जमींदार ने आगे बढ़कर आवश्यक भूमि प्रदान करने की पेशकश की और यह भूमि जो कह सकते हैं हमारे यह आंदोलन भूदान आंदोलन के नाम से फेमस हुआ। फिर उनके धार्मिक जीवन के कार्यों के बारे में देखिए यहाँ बताया हुआ है। तो अगर आप में से कोई जो बच्चा लिखना चाहिए धार्मिक कार्यों के बारे में तो ये भी लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार आप लोग आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में पूरा लिख लीजिएगा आराम से। अब देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, 3 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया। टोटल मैंने आपको 6-15 मार्क्स से क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। अब कुछ सवाल वो सवाल आपको बता दे रहा हूँ जो आप लोग पढ़ के जाइएगा, जो आपके पेपर 15 नंबर से कम का भी आ सकता है, 15 नंबर का है। जिसमें पहला सवाल हड़प्पा सभ्यता के जो विशेषता है उनका आपको वर्णन करना है। फिर बौद्ध धर्म पर विस्तार से आपको निबंध लिखना है। फिर सनातन जो धर्म हमारा हिंदू धर्म है उस पर आपको क्या टिप्पणी करना है। इसी तरह देखिए इस्लाम धर्म पे पूछा जा सकता है तो इस्लाम धर्म पे आप लोग लिख लीजिएगा। फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका बतानी है और गौतम बुद्ध के जो जीवन और विचारों को वर्णन करना है। फिर भगवान महावीर की जीवन एवं विचारों का उल्लेख करना है और स्वतंत्रता आंदोलन में सिद्धू कानू की भूमिका वर्णन करना है। भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और कारणों का वर्णन करना है। तो इस प्रकार आप लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा अंडरस्टैंड इंडिया का। अब बाकी जो बच्चों को देखिए जो पेपर है बीएससी का वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा वीडियो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।